नमस्कार, हमारे खास बुलेटिन सदन दिन भर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। अगले आधे घंटे में आइए देखते हैं दोनों सदनों में आज की कार्यवाही में क्या कुछ खास रहा। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। रेल संचालन को सुविधाजनक और सरल बनाने वाला रेल संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा से पारित। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया चर्चा का जवाब। कहा, पिछले 10 सालों में रेलवे के हर क्षेत्र में रिकॉर्ड तरक्की। लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा। आपदा प्रबंधन ढांचे को लचीला और आधुनिक बनाने में मिलेगी मदद। बिल पर बहस के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की टिप्पणी को लेकर सदन में अवरोध। राज्यसभा में लगातार तीसरे दिन गतिरोध जारी रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस। कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। प्रश्नकाल और शून्यकाल रहा बाधित। बुलेटिन में सबसे पहले बात राज्यसभा की कार्यवाही की। राज्यसभा में इस सप्ताह लगातार तीसरे दिन भी गतिरोध बना रहा। आज भी सत्ता पक्ष की ओर से कांग्रेस के विदेशी संगठन से साठगांठ का मुद्दा उठाया गया। विपक्ष की ओर से भी नारेबाजी की गई, जिसके कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले 11 बजे राज्यसभा में सभापति ने विधायी कामकाज शुरू किया। विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र सभापटल पर रखे गए। उनमें शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय से जुड़े पत्र शामिल थे। इसके बाद सभापति ने कल हुई कार्य मंत्रणा समिति के बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में सदन को जानकारी दी। I have to inform that the Business Advisory Committee in its meeting held on the 10th of December 2024 has allotted time for government, legislative and other business as follows. Consideration and passing of the following bills after they are considered and passed by Lok Sabha. The carriage of goods by Sea Bill 2024, 2 hours. The bills of lading bill 2024, 2 hours. The coastal shipping bill 2024, 2 hours. Consideration and passing of the merchant shipping bill 2024 after it is introduced, considered and passed by Lok Sabha, 2 hours. The committee also recommended that the sittings of the House on the 16th and 17th December 2024 be exclusively devoted for a discussion commemorating the 75th anniversary of adoption of the Constitution of India, and that on these days, 0 hour, question hour, and special mentions may be dispensed with. इसके बाद राजभाषा समिति के लिए एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव रखा गया, जिसे ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया गया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजभाषा अधिनियम 1963 का 19 की धारा 4 की उपधारा 2 के अनुसरण में यह सभा उस रीति से जैसा सभापति निर्देश करे, सभा राजभाषा समिति में विद्यमान रिक्त को भरने के लिए सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को उक्त समिति का सदस्य होने के लिए निर्वाचित करने की कार्यवाही करें। Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted.
सभापति ने नियम 267 के नोटिस को लेकर सदन में बोलना शुरू किया कि विपक्ष और सत्ता पक्ष की ओर से गतिरोध शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के विदेशी संगठन से साठगांठ के मुद्दे में बचने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए सदन की गरिमा को चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है। भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है कि इस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है। और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं। हम लोग सब कसम खा के आए हैं, शपथ लेके आए हैं। इस सदन का सदस्य का और सरकार में मंत्री के रूप में हमने शपथ खाए हैं। इस देश का सोवरेनिटी का, इस देश का यूनिटी को रक्षा रखने के लिए हम शपथ लेके आए हैं। उपराष्ट्रपति का पद को, उपराष्ट्रपति का गरिमा को अगर आप लोग अटैक करेंगे तो हम बिल्कुल बचाव करेंगे। और आप लोगों का जो इंटेंशन है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये रिपोर्ट हमारा नहीं है, अंतरराष्ट्रीय जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पढ़ रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व और सोरोस का OCCRP का जो लिंग है, ये देश के सामने में है। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। देश के विरोध में काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं, आप लोग भारत में वही भाषा बात करते हैं। हम लोग पूरे इस सदन में जितने भी मेंबर हैं, हम लोग भारत के नाम में एक साथ यूनिटी खड़ा करना चाहिए। आप भारत विरोधियों के साथ खड़ा रहते हो, आप भारत को नुकसान पहुंचाने वाले के साथ में खड़ा रहते हो और फिर आप चेयरमैन के खिलाफ में नोटिस देते हो। ऐसा चेयरमैन मिलना मुश्किल है। हमारा आदरणीय जगदीप धनखड़ जी एक ऐसा नेता है जो इस पद में रह करके भी और इस पद के बाहर भी हमेशा किसानों के लिए बात किया है, हमेशा गरीब तबकों के लिए बात किया है। इस देश को, संविधान को, हमारे देश का जो संविधान है इसको रक्षा करने के लिए हर समय उपराष्ट्रपति जी ने पहल किया है। हम लोग गर्व है आदरणीय जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा चेयरमैन के रूप में इस कुर्सी पे आसीन है। हम लोग फख्र महसूस करते हैं। और चेयर के खिलाफ कोई भी आप लोग काम करेंगे, इस तरह का नोटिस देने का नाटक करेंगे, हम लोग इसको कामयाब होने नहीं देंगे। और पूरे कांग्रेस पार्टी माफी मांगना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के शोर शराबे के कारण सभापति को सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। पहले स्थगन के बाद उपसभापति हरिवंश ने सदन में प्रश्नकाल शुरू करने के लिए कार्यवाही आरंभ की तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य जोर जोर से बोलने लगे। सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस के विदेशी संगठन से साठगांठ का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इन संबंधों का असर देश की संप्रभुता और अखंडता पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि देश को इन संबंधों की वास्तविकता जानने का अधिकार है, इसीलिए सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर चर्चा से बचने के लिए देश का ध्यान भटकाना चाहती है। इस बीच सदन में दोनों पक्षों की ओर से शोर शराबा और नारेबाजी होती रही और उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। पिछले 2 दिनों से
हमारे लोग इस बात को उठा रहे हैं कि सोरोस और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व का क्या संबंध है और सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है। यह देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का सवाल है और यह देश की संप्रभुता पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। दिस इज ए क्वेश्चन ऑन द sovereignty of the country, and the major opposition party and the relationship between George Soros should be discussed, because हम आम आदमी के लिए प्रतिबद्ध हैं और मैं 2 दिन से इस विषय को रख रहा हूं और हमारे लोग उस बात के लिए उद्वेलित हैं, उसकी चर्चा होनी चाहिए। Please take your seats. और ये मुद्दे को भटकाने के लिए इन्होंने कुत्सित प्रयास किया कि इन्होंने चेयर पर आक्षेप लगा करके अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया है। ये मुद्दे को भटकाने का कुत्सित प्रयास है। दिस इज ए डिजाइन टू डेविएट the attention of the nation from the issue of the sovereignty of the country, देश की संप्रभुता पर जो खतरा है, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर जो खतरा है और जिसमें कांग्रेस पार्टी का योगदान है, ये टूल बन करके, औजार बन करके उनका साथ दे रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि संवैधानिक पदों पर हमारे चेयर पर जिस तरीके का आक्षेप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है, ये भर्त्सना योग्य है। इट शुड बी कंडेम्ड बाय ऑल, वन एंड ऑल, इट शुड बी कंडेम्ड। और ये इन्होंने चेयर की कभी रिस्पेक्ट नहीं की है, चाहे हाउस के अंदर हो चाहे हाउस के बाहर हो। जिस तरीके की बयानबाजी इन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे हुए और हमारे चेयर के डिसीजन को किया है, वो निंदनीय है और देश कभी माफ नहीं करने वाला है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि देश बहुत उद्वेलित है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। यही मैं आपसे निवेदन करता हूं। House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 12th December 2024. बुलेटिन में अब बात करते हैं लोकसभा की कार्यवाही की। लोकसभा ने रेलवे के संचालन को ज्यादा सरल और सुविधाजनक बनाने और स्थानीय स्तर पर अधिकारियों को ज्यादा शक्ति देने के लिए 2 पुराने कानूनों को जोड़कर बनाए गए रेल संशोधन विधेयक 2024 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि 1905 और 1989 के रेल कानूनों को सरल बनाने की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि रेलवे का बहुत विकेंद्रीकरण हुआ है और उसका देश को बड़ा लाभ हुआ है, क्योंकि अधिकारियों को लोगों की जरूरत के अनुसार काम करने का अधिकार मिला है। इसके अलावा उन्होंने रेलवे के क्षेत्र में हुए तरक्की से जुड़े आंकड़े भी सदन में रखे। इसमें रेलवे में स्वच्छता, रेलवे लाइन का विद्युतीकरण, नई ट्रेनों और नए ट्रैक से जुड़ी जानकारी सदन में रखी। यूपीए के समय में कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स 171 थे पर ईयर ऑन एन एवरेज। अध्यक्ष जी, वो 75% कम होकर, अध्यक्ष जी 75% कम होकर 40 पे आ गया है। अध्यक्ष जी, जो डिरेलमेंट्स थे, अध्यक्ष जी जो डिरेलमेंट्स का टोटल आंकड़ा था यूपीए के समय में 443, 443 थे। 365 दिन 443 डिरेलमेंट्स होते थे। अध्यक्ष जी, दैट नंबर हैज कम डाउन टू लेस देन 100, 95, यानी 78% रिडक्शन हुआ है। अध्यक्ष जी, लेकिन हम इतने पे सेटिस्फाइड नहीं हैं।
अध्यक्ष जी, हम इसमें भी अथक प्रयास करके हर एक इंसिडेंट के रूट कॉज में जाके स्ट्रक्चरल चेंज लाके, जहां प्रोसेस में चेंज करना है प्रोसेस में चेंज करके, जहां टेक्नोलॉजी में चेंज करना है टेक्नोलॉजी में चेंज करके, जहां पर भी जो भी चेंज करना है वो करके हम एक्सीडेंट्स और डिरेलमेंट की संख्या को और भी कम करेंगे, सेफ्टी को इससे भी अधिक बढ़ाएंगे। इसके लिए मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है और हम लोग इसके लिए अथक प्रयास करने के लिए आपको अश्योर करते हैं अध्यक्ष जी। लोकसभा में रेल संशोधन विधेयक 2024 पारित होने के बाद गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को पारित करने का प्रस्ताव किया। ये विधेयक आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन से जुड़ा हुआ है। विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए सदस्यों ने अपने अपने सुझाव और विचार सदन में रखे। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक पर चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि इससे आपदा प्रबंधन ढांचे को लचीला और आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। वहीं चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस ने विधेयक का विरोध किया। शशि थरूर ने कहा कि इस विधेयक में प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन सही नहीं है, इसीलिए इससे कोई फायदा नहीं होगा। भाजपा के त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस विधेयक में शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो नई अवधारणा है। 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम आया। उसके क्रियान्वयन में राज्यों को भी कई बाधाएं और कठिनाइयां महसूस हुई। उन बाधाओं और कठिनाइयों को दूर करने के लिए कई राज्यों ने गृह मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट किया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों, सरकार के मंत्रालयों, विभागों और कार्यकारी समितियों के बीच प्रभावी कार्यात्मक एकीकरण की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके कारणवश आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इस सभा में सदन में लेकर आए। लोकसभा में आपदा प्रबंधन विधेयक पर चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की टिप्पणी को लेकर अवरोध हुआ। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की ओर से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ व्यक्तिगत और आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने के बाद दोनों के बीच तीखी बहस तकरार हो गई, जिससे सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। हालांकि बाद में कल्याण बनर्जी ने अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांगी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वे अपनी ओर से और भारत की महिलाओं की ओर से भी कल्याण बनर्जी को कभी माफ नहीं करेंगे। इसके बाद सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर से शोरगुल होने लगा। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा में आज पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे गए, जिनमें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, संसदीय कार्य मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, संचार मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और रेल मंत्रालय से संबंधित पत्र शामिल थे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया। संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासामी ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में वक्तव्य दिया। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया और उसके समाधान की मांग की। बीजेपी के जगदम्बिका पाल ने देश के सभी ग्रामीण बैंकों के बेहतर नियमन के लिए भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक के गठन की मांग की। वहीं विष्णुदयाल राम ने झारखंड राज्य में नॉर्थ कोयल परियोजना के ठीक से क्रियान्वयन नहीं होने का मुद्दा उठाया। ये एक बड़ी संख्या में ग्रामीण अंचलों की अगर सेवा कर रहे हैं तो ये ग्रामीण बैंक के हमारे बैंक के राज कर रहे हैं
और आज इनकी क्रेडिबिलिटी किसी भी जो हमारे नेशनलाइज बैंक हैं और उनसे हैं, आज उनसे सेवाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में इनसे बेहतर कोई नहीं कर रहा। लेकिन आज भी इन ग्रामीण क्षेत्रों को राज्य में अलग अलग है। ये ग्रामीण बैंक की कोई अपनी एक अपेक्स बॉडी नहीं है। लगातार एक मांग हो रही है कि जब ये 40 करोड़ लोगों को, देश की जनता को आज उनकी सेवाएं कर रहे हैं, इनका जो नेट है वो 50,000 करोड़ का है, आरक्षित लाभ 40,000 करोड़ का है। इसमें भारत सरकार का 50% स्वामित्व है, राज्य सरकारों का 15% है, और जो स्पॉन्सर बैंक है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, उसके भी 35% है। तो इस तरह से मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि ये देश में इसकी एक रेगुलेशन हो, एक केंद्रीय स्तर पे भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हो। अपने संसदीय क्षेत्र पलामू के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। झारखंड राज्य के लातेहार जिला में उत्तरी कोयल परियोजना स्थित है। इस परियोजना के अंतर्गत पलामू प्रमंडल के तीनों जिले डाल्टनगंज, गढ़वा और लातेहार के साथ साथ बिहार राज्य के गया, औरंगाबाद जिले भी सम्मिलित हैं और इन जिलों की कुल 1,11,524 हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने की इस परियोजना में परिकल्पना की गई है। साथ ही साथ लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना और उद्योग धंधों को भी आवश्यक पानी मुहैया कराना इस योजना के अंतर्गत शामिल है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में सत्ता संभाली, उसके बाद उन्होंने इस परियोजना के महत्व को देखते हुए 1627.27 करोड़ की राशि स्वीकृत की। उन्होंने पलामू जाकर के इस परियोजना की आधारशिला भी रखी, लेकिन डूब क्षेत्र के लोगों के द्वारा मुआवजा की राशि नहीं मिलने के चलते इस परियोजना का कार्य अधूरा रहा। भारत सरकार ने हाल ही में 4 अक्टूबर 2023 को मुआवजा की राशि भी स्वीकृत कर दी है और ये राशि राज्य सरकार को भी मिल गई है, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार के द्वारा इस परियोजना को पूरा करने की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शून्यकाल सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन स्थिति तब बदल गई जब कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर टिप्पणी की, जिस पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। It is the Congress party using George Soros and other international bodies due to which the country today is suffering. There are internal problems caused by the Congress Party Association with George Soros funded organization. The Congress Party is solely responsible and has to answer the nation what is the connection between their leaders, the leaders of the Congress Party, what is the nexus due to which the Congress Party and George Soros and funded organizations by them are destabilizing the Indian economy. The Congress is responsible for this severe state of affairs. लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। एआई गवर्नेंस और विकास से जुड़े प्रश्न का जवाब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया। ये बात सही है कि एआई का जो सबसे अधिक उपयोग होने वाला है ऐसे सेक्टर्स में होने वाला है जिससे कि जन जन के जीवन पे उसका अच्छा प्रभाव भी पड़ सके। एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर सेक्टर में, लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, इन सब में एआई की एप्लीकेशंस जो देश के काम में आए, देश की ज़रूरतों के अनुसार हो, उसको डेवलप करने के लिए जो एआई मिशन के 7 पिलर्स हैं, उसमें से एक बड़ा पिलर है एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ एआई के लिए 8 प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, जिसमें आईआईटी जोधपुर, आईआईटी रुड़की, एनआईटी रायपुर, पुणे, आईआईटी दिल्ली, ट्रिपल आईटी दिल्ली और इस तरह से बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस के अंदर मिलके
8 ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं जिन प्रोजेक्ट्स से टूल्स डेवलप हो जो रिस्पॉन्सिबल एआई के लिए काम आए, और एआई में बहुत सारे एथिकल इश्यूज भी है माननीय अध्यक्ष जी, उन एथिकल इश्यूज को भी एड्रेस करना ज़रूरी है, और ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसलिए दुनिया भर में इस पर डिबेट भी है। मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी इस महान सदन को ये भी बताना चाहूँगा कि भारत एआई के जो ग्लोबल विचार करने वाले देश हैं उनमें वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज़ हैं, और जो जीपे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई उसके चेयर भी लास्ट ईयर भारत था, समिट भारत में हुआ, और आज भी जो ओईसीडी वगैरह सभी देशों के साथ यूएन के साथ जितना भी डिस्कशन है उसमें भारत की बात को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। प्रश्नकाल के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र और बिहार के जिलों में रेलवे कनेक्टिविटी से संबंधित प्रश्न का भी उत्तर दिया। प्रोग्रेस बिहार के प्रोजेक्ट्स की बहुत अच्छी है। मैं आपको आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी कि बिहार के लिए रेलवे ने, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करीब 9 गुना एलोकेशन बढ़ाया है, जहां पर 2009 से 2014 वाले पीरियड में मात्र 1132 करोड़ रुपए का एलोकेशन होता था, 2024-25 में 10,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन है बिहार के लिए। और माननीय अध्यक्ष जी, बिहार में ट्रैक्स पे नए ट्रैक बिछाने का जो काम है उसमें भी बहुत अच्छी तेज़ी आई है। जहां यूपीए सरकार के समय करीब 60 किलोमीटर प्रति वर्ष होता था काम, अभी माननीय अध्यक्ष जी 167 किलोमीटर पर ईयर का काम हो रहा है, और बहुत अच्छी तेज़ी से रेलवे का डेवलपमेंट हो, ओवरऑल स्टेशंस का डेवलपमेंट हो, नई लाइन बने, इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो, उन सब पे तेज़ी से काम चल रहा है। परमाणु ऊर्जा क्षमता से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पिछले 10 वर्षों के दौरान परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने से संबंधित नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी दी। Kundakalam is one project which had been envisaged somewhere around 1990. It was repeatedly. Honorable Mani Sadash, please. It was repeatedly visited, revisited, but it was only after 2014, when Prime Minister Modi ji took over, that it has been made functional. And now we have 4 units of Kundakalam made functional, so also Kalpakam. And the unique features of all these power generation capacities is that over the last 10 years, because I'm not speaking on my behalf, I'm speaking through the figures and through the statistics. In 2014, when this government came, the total power generation capacity of India was 4,780 megawatts, which has almost doubled now. In 2024, it is 8,180. So what was the capacity developed in the last 60 years is equal to the capacity developed in the last 10 years. Not only so, if we proceed by the same pace, our future projections reflect that by 2031-32, this generation capacity would increase 3 times from today, equal to 22,480 megawatt, and therefore this has been possible because we had the talent, we had the equipment, we had the capacity. But what was lacking perhaps was the enabling milieu, which is provided by the political leadership, and that happened after 2014. There was a number of decisions taken, like bulk approval of 10 reactors, like extra allocations, like decision to have joint ventures with PSU, and also involvement of the private sector in a very limited manner, of course. But all this has, and we have diversified, not only confined atomic energy to generation of the energy, but as Homi Baba rightly pointed out at the time of inception, that India's nuclear program will be dedicated to peaceful purposes, because at that time there was some controversy. Hiroshima had just happened, and today we are living up to that vindication under the leadership of Prime Minister Modi. Atomic energy is being extensively utilized in agriculture sector. Even for mutagenesis, we have produced 70 mutagenic crops with the intervention from atomic energy. We have fortified foods. In health sector, we are among the first in the world to have come up with a new set of series of isotopes which are being used in the treatment of cancer.
And similarly, in the defense sector, through the atomic energy processes, we have come out with cost-effective, lightweight, bulletproof jackets. These are just a few examples, otherwise it will go on for the whole day. तो कार्यक्रम सदन दिन भर में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।